चलो, अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है ग्राफ्स की फर्दर प्रैक्टिस की, जो कि जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों के लिए काम आएगा। तो जो हमारा बेसिक फोकस है, जो कि हमने क्लास में कई बार सुना, वो ये है कि मैंने क्लास में भी कई बार बोला कि हमने कैलकुलस को बिट्स एंड पीसेस में कर लिया। हमने फंक्शंस करा कैलकुलस में, बिल्कुल शुरू में हमने लिमिट्स करा, हमने कॉन्टिन्यूटी करा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करा, हमने डिफरेंशिएशन करा, फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करा, जिसमें हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस समझा। और उसका अब हमें रोल समझ में आता है कि वो हमें ग्राफ्स को बनाने में हेल्प कैसे करता है। और फिर हमने इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन जिसमें डेफिनेट इनडेफिनेट हमने सब कुछ करा कंप्लीटली, एंड एरिया अंडर कर्व्स भी करा। तो ये है पूरी कैलकुलस की कंप्लीट पिक्चर, जिसको हमने बिट्स एंड पीसेस में करा। हमने जब ये करा तो हमें हमें ये क्लिक नहीं अभी करता था कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो इन सबको जोड़ने का जो जो तरीका है वो है एक्चुअली ग्राफ्स। इस सबको देख पाने का जो राइट ढंग है, दैट इज हमने अब ये समझा कि वो ग्राफ्स है। ग्राफ्स क्या करते हैं, जैसे मैंने कई बार बोला कि सोचो ये अलग अलग, बिल्कुल ये अलग अलग सोचो कि आइलैंड्स हैं। तो ग्राफ क्या करते हैं कि वो इन सबको कनेक्ट कर देता है कि अच्छा कैलकुलस एज अ होल है क्या। जैसे सोचो कि कोई एक ह्यूमन बॉडी है। मेरी ड्राइंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए इसको देख के खुश ना होना। तो हमें ह्यूमन बॉडी अलग अलग हिस्सों में कराई गई। हमें बताया गया अच्छा ठीक है, ये ईयर है, ये नोज एंड वॉट एवर। तो अब हम पूरी बॉडी को समझ रहे हैं, जो कि हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। और ग्राफ हम करते किसका है, फंक्शन का ग्राफ। इसलिए अगर रिकॉल करो तो मैंने कई बार जब बिल्कुल शुरू में जब हमने फंक्शंस करा होता है, तो मैंने बोला होता है कि फंक्शंस जो है ना वो इतना बड़ा टॉपिक है कि एक्चुअली ये सब कुछ फंक्शंस ही है। ये लोगों को ना समझ नहीं आती इतनी सी बात। तो हमें क्लियरली ये इस पूरे चैप्टर को ऐसे देखना है। जो मर्जी जैसे मर्जी कंफ्यूज होता है हो ही जाए, उसके लिए हम परेशान नहीं होंगे। हमें कैलकुलस ऐसे समझ में आना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीट बॉडी। और उसकी जड़ क्या है, ग्राफ्स। अब ग्राफ्स की पहले आज वाली क्लास में अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, जो मैंने पहले दिए होंगे असाइनमेंट में क्वेश्चंस। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात उसके साथ की भी सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात उसके साथ की भी सुनना। और ये नोटिस करना कि अब जैसे हमने क्लास में सीखा कि ग्राफ्स को हमने अप्रोच कैसे करना है, तो ये नोटिस करना कि उन ग्राफ्स को मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ। तो जो ग्राफ इजीली बन गया उसको भी नोटिस करना, जो नहीं बना हो उसको तो ऑब्वियसली ज़्यादा क्लियरली नोटिस करना कि कहाँ फंसे। चलो, अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले ये नोटिस करता कि अच्छा जो हमें ग्राफ दिया गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का, वो पीरियोडिक है। कैसे, f ऑफ gx में gx अगर पीरियोडिक होगा तो कंप्लीट फंक्शन पीरियोडिक होगा। तो अब ये इस केस में क्योंकि साइन x पीरियोडिक है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि जो कंप्लीट फंक्शन है वो है पीरियोडिक। इसका पीरियड कितना है, 2π। तो इसका ग्राफ मुझे बस 0 से 2π बनाना है, 0 से 2π बनाना है, तो मेरा सारा ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद मैं रिपीट करता रहूंगा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को याद करो, हमने ये सीखा हुआ है जब हमने करा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है जब एक्स -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो इसको -π/2 से शुरू कर लेते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में। ये होता है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। तो ये सिंपली लाइन बन गई y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, -π/2 से π/2। उसके बाद अगर π/2 के आगे अगर देखो तो ये ग्राफ π/2 के आगे अगर देखो तो π/2 के बाद फिर यहाँ पे कहीं पाए आएगा, यहाँ पे कहीं 3π/2 आएगा। 3π/2 तक भी अगर हमने बना लिया तो फिर ये रिपीट ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा इंटरवल कवर हो गया ना, -π/2 से 3π/2। अब π/2 से लेके 3π/2 तक ये ग्राफ बन जाता है π - x का ग्राफ, सिंपली π - x का ग्राफ। तो जब π - x की लाइन बनाओगे तो वो लाइन ये बन जाएगी। अब रिकॉल करो, ये हमने सीखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x में x को सोचो कि x अगर π/2 से बड़ा हो और पाई के बीच में हो, तो याद आता है कि इसका आंसर x नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वो साइन इनवर्स की रेंज के बाहर हो जाता है। तो इस केस में उसका आंसर रिकॉल करो हम कैसे निकालते थे, उसका आंसर π - x बनता था। तो अब यहां पे हमने लाइन ड्रॉ करनी थी π - x की, वो ये बनती, यहां नीचे आ जाती, ये यहां पे। तो अब ये नोटिस करो, मैंने -π/2 से लेके जब 3π/2 तक कवर कर दिया, तो इन अ वे मैंने 2π का गैप कवर कर लिया। तो आगे ये सेम है,
ये आगे और ये पीछे भी सेम है, पीरियोडिक कर्व है ना, तो इसलिए अब ये ग्राफ हमें याद रहता है, ये ग्राफ मुझे याद होता है, ये होता है इसका ग्राफ, ऐसे ही आगे। तो अब देखो मैंने और इम्पोर्टेंट बात क्लास में कई बार बोली कि हमने ग्राफ्स के साथ लव स्टोरी नहीं बनानी। कई बच्चे ना ग्राफ्स को लेके इमोशनल हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कैलकुलस में, बच्चों को पता नहीं चलता। जब उनको शुरू शुरू में ग्राफ सिखाओ ना तो उनको बड़ा मज़ा आने लगता है, उनको लगता है मुझे कोई भी ग्राफ बनवा लो, उनको लगता है कमाल हो गया। तो हमारा काम ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ कैलकुलस की सोल है। तो जो सोल होती है, आप लोग जब दो फ्रेंड्स अगर मान लो मिलते हो तो एक दूसरे की सोल चेक नहीं करते, तो वैसे ही हमने हर एक की सोल चेक नहीं करनी, हर जगह हमने ग्राफ पे नहीं इमोशनल हो जाया करना। हमने ये समझना है कि हमारा काम क्या है कि ग्राफ्स को हमने यूज़ करना है, ग्राफ को हमने यूज़ करना है ताकि कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन बना के दिखाऊं, मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता कि चलो लेट्स से 0 से लेके 10 पाई तक मॉडुलस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर बता दो। तो अभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया मेरे से, पर हमें क्लियरली ये ग्राफ याद रहता है। तो हम लोग कहते हैं ठीक है मॉडुलस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो सिंपली नेगेटिव वाला पोर्शन ऊपर पॉजिटिव में आ जाएगा, और हमें ग्राफ ये आता ही था। तो हम क्या करते हैं कि 0 से पाई तक ये एक ट्राइंगल का एरिया बना देते। कैसे बनाते हैं? सिंपली हाफ ऑफ बेस विच इज़ पाई इंटू हाइट विच इज़ पाई बाई 2। तो उस ग्राफ की हाइट कितनी होगी? पाई बाई 2। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, तो यहाँ पाई बाई 2 तो यहाँ भी पाई बाई 2। तो ये सिंपली हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला और उसको इंटू 5 कर लिया, तो वो हमारा आंसर हो जाता। तो क्वेश्चन किसका था? डेफिनेट इंटीग्रेशन का, पर हमने करा कैसे? ग्राफ्स को यूज करके। ऐसे कितने मर्जी क्वेश्चन बनवा लो, ये तो वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल कि हम लोग इसको ऐसे ही कर सकते थे ब्रेक, दिस वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल। पर हमें क्लियरली समझ में आता है कि इसमें कोई एंड थोड़ी है, जितने मर्जी इसमें क्वेश्चंस क्रिएट कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देयर इज नो एंड एंड वी कैन एक्चुअली गो इनटू एनी डायरेक्शन एंड just play it in any manner in which we want to, so that is perfectly okay, but the main task is this कि हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट बन जाए। तो दिस वॉज वन क्वेश्चन, इसका ग्राफ ऐसे होता। अब जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, इसका ग्राफ हमें समझ में आता है कि इसका ग्राफ भी सेम तरीके से प्ले होता, पीरियोडिक और इसका पीरियड 2 पाई। पीरियोडिक ग्राफ होगा और इसका पीरियड 2 पाई होगा, लेकिन साथ में अब इसमें नोटिस करो कि जब x लाई करता है 0 से लेके पाई तक, तो कॉस इनवर्स कॉस x का आंसर x ही रहता है। तो ये y इक्वल टू x लाइन बनती यहां से यहां तक, ये पाई है। उसके बाद फिर बिल्कुल सेम तरीके से इसको फाइंड करो तो ये पाई माइनस एक्स बन जाता है, तो ये 2 पाई माइनस एक्स बन जाता है इनफैक्ट, तो ये बन जाती है लाइन। तो 0 से अब ये 0 से 2 पाई तक ये ग्राफ ऐसा, तो क्योंकि पीरियोडिक है तो आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा और ऐसे ही पीछे भी, ऐसे ही पीछे भी, एंड सो ऑन। तो ये क्या बना? माइनस पाई, ये क्या पीछे बनेगा? माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। माइनस पाई यहाँ पे, ये मैंने ग्राफ ना पीछे, ये माइनस पाई। तो अब इस ग्राफ में नोटिस करो कि अब की बार इसका ग्राफ जो हमने पीछे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ करा उससे डिफरेंट है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था, इसका ग्राफ कंप्लीटली पॉजिटिव है, डिफरेंट है पर है सेम तरह का, लेकिन ये होता पॉजिटिव है। देखो ये 0 ये पाई, तो ये भी ना हमें याद रहता है, हमने बनाया खुद, आपसे खुद बनवाया, पर लेकिन अब के बाद ये ग्राफ अगर इस पे क्वेश्चन अगर आएगा ऑब्जेक्टिव तो मुझे याद होता है, मुझे पता होता है। अब मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन मान लो बना के डाल दूं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बिटवीन 0 से लेके चलो 7 पाई। तो अब हमें सारी कहानी समझ में आती है, हमें क्लियरिटी है 0 और 7 पाई में ब्रैकेट है, तो पाई हो जाता है 2 पाई 3 पाई फिर 4 पाई एंड सो ऑन। तो वो सारे पॉइंट्स गिन लो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, तो 6 पॉइंट्स उस केस में आंसर हो जाता। पर हमें सेंस समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, हमने कैसे बनाया। तो दिस इज़ द मेन टास्क, दिस इज़ द मेन टास्क कि हमने ग्राफ को यूज़ कर लिया। कोई हमें ये क्वेश्चन नहीं देगा कि इसका ग्राफ बना दो एंड लेबल इट प्रॉपरली। अब हम 10th का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, हमें अब 10th के बायोलॉजी के एग्ज़ाम की तरह कोई अमीबा बनाने को नहीं बोलेगा। हमें क्वेश्चन देंगे जो कि इस ग्राफ को यूज़ करते हुए सॉल्व होंगे,
वो फंक्शन का ग्राफ बनवा दिया, उसके बाद वो चाहे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पूछें, चाहे डिफरेंशियबिलिटी पूछें, चाहे उसके मामा जी का नाम पूछें, वो सारा हमने जज कहाँ से करना है, यहाँ से। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है दैट जस्ट always sticks inside our mind in a subtle manner. We don't have to be very fussy about graphs. बहुत सारे बच्चे फसी हो जाते हैं, तो ये भी समझना कि पहले मुझे ग्राफ सिखाने पड़ते हैं, पहले उनकी लर्निंग करानी पड़ती है और बाद में उनकी अनलर्निंग करानी पड़ती है। क्यों आप लोग ना इमोशनल हो जाते हो कि मुझे सारे ग्राफ बनाने आने चाहिए, जो मर्जी आ जाए, अनलर्निंग लिखा हुआ। चलो ये था सेकेंड क्वेश्चन। अभी थर्ड tan इनवर्स ऑफ tan x है, ये हमें क्लियरिटी है, ये पीरियोडिक और इसका पीरियड पाई है। तो अब -π/2 से π/2 तक नोटिस करो कि जो tan इनवर्स ऑफ tan x होता है वो y = x ही होता है सिंपली। तो उसके बाद हमें समझ में आता है और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सर्कल आ जाता है। इसके बाद ये क्योंकि सेम ही है तो ये ऐसा ही रहेगा और ऐसे ही आगे भी। पीरियोडिक कर्व है ना, देखो मैंने इसको एक पाई के इंटरवल में बनाया और उसके बाद दिमाग नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आती है बात। तो अब इसके ग्राफ का सेंस एग्जैक्टली ऐसे बनता। और ये देखो मैंने कितनी जल्दी जज कर लिया इस बात को। तो अगर पता है जब इन सबको पहली बार सुनते हो तो हमें शॉकिंग लगता है, लगना चाहिए क्योंकि नया पॉइंट है, पर उसके बाद जैसे जैसे इनको सुनते जाओगे ना वैसे वैसे ये डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे माइंड में क्लैरिटी बन जाती है कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे है। तो इस पर क्वेश्चन क्या आएगा वो आते रहेंगे, पर हमें सबसे पहले ये सेंस बना होना चाहिए कि हम लोग इसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। तो अभी हम लोग उस फेज में, द फर्स्ट फेज विच इज हैंडलिंग ऑफ दिस कर्व। ये एक्चुअली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो यहां पे लिमिटेशन है, जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है ये हमें क्लैरिटी है कि केवल x के -1 से लेके 1 के बीच में ही वैरी करेगा। पिछली बार प्रॉब्लम नहीं थी, साइन इनवर्स ऑफ साइन x को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हर एक x के लिए ट्रू था। ये जो है इस केस में इसका डोमेन केवल -1 से 1 है और इसकी रेंज कितनी बनती है, इसकी रेंज कितनी बनती है, सिंपली x जब x -1 से 1 तक लाई करेगा तो नोटिस करो कि जो ये जो साइन इनवर्स x है ये -π/2 से π/2 तक लाई करेगा। तो अब हमें क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे जब ये होगा ही केवल जब x -1 से 1 के बीच में, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x वुड बी डायरेक्टली y = x ही आ जाएगा आंसर। लेकिन इस केस में नोटिस करो कि डिफरेंस कैसे आया। देखो इस केस में साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x वुड बी डायरेक्टली x, पर जो x है वो -1 से 1 के बीच में, तो ये इसका ग्राफ बन जाता, ये 1 और ये -1। अब ये इसके आगे नहीं होगा, ये पीरियोडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले फंक्शन का जो डोमेन है वो केवल -1 से 1 तक है। तो बस दिस इज इट, ये इसका जवाब हो गया, इसमें हमें कुछ नहीं आगे करना, ये अपना ग्राफ बन गया कंप्लीटली। इसमें हमने और कुछ नहीं करना, बस अपना हमने कंप्लीटली ग्राफ बना दिया, हम फ्री हो गए। अच्छा देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos x = x। तो अब जब जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं तो हमें ये क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है कि इन सब में जो अंडरलाइंग थ्योरी है वो ग्राफ्स है। इन सब में जो सटल तरीके से अंदर अंदर जो चल रहा होता है दैट इज एक्चुअली ग्राफ्स। अब वो कैसे यूज होता है वो हमने सुना भी है और उसको देखते भी। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मेरे माइंड में ये थॉट आता कि क्यों ना एक काम करूं कि एक फंक्शन है y = cos x और एक फंक्शन है y = x, दोनों को चेक कर लूं कि कितनी बार मिलते हैं। तो मैंने सिंपली y = cos x का ग्राफ बनाया। और ये बनाई लाइन y = x। अब देखो y = x वाली लाइन, इसको हमें विजिबल है कि यहाँ तो कट करेगी, यहाँ कट करेगी इस तरफ। ये एक सॉल्यूशन तो बना, पर हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है ना कि ये पीछे कट करेगी कि नहीं करेगी, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। पता है, देखो उस बड़ा इंटेलिजेंट काम है। ये पॉइंट कौन सा है, -π/2। तो इस पॉइंट -π/2 पे इस ग्राफ की हाइट कितनी है, 0। इसकी हाइट y = x की हाइट, जब x को -π/2 डालोगे तो y कितना हो जाएगा, -π/2। -π/2 कितना होता है, -1 पॉइंट समथिंग, वो यहाँ पे नीचे होता। देखो -1 से भी नीचे हो गया तो ये लाइन नीचे हो जाएगी।
यहाँ तक वो पहले ही नीचे हो चुकी है। तो हमें विजिबल है कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना वो केवल ये बना। नहीं तो अब देखो हमारा हाथ ही है ना, बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये है लाइन y इक्वल टू x, वो कहते हैं बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में नया क्या सीखा कि हम लोग यहाँ पे इंटेलिजेंटली इस पॉइंट का यूज़ करके ये जज कर लेते कि ये जो है ये कहाँ पे जाके मिल रहा है। इसी क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा थोड़ा सीखा था कि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँ x माइनस कॉस एक्स। उस अप्रोच पे भी हो सकता था कि मैं ये फंक्शन बना के देख लूँ कि ये फंक्शन जो है वो कितनी बार एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर किसी ने ये फंक्शन बनाया x माइनस कॉस एक्स और उसका एफ डैश एक्स बना के सॉल्व करा तो वो भी करेक्ट है, उसका भी आंसर वन सॉल्यूशन ही आएगा। इस केस में समझ में आता है कि ये वाला जो ग्राफ है वो रॉन्ग है, ये जो ग्राफ है वो करेक्ट है। तो इसको सोचना ऐसे था। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ जिंट एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये भी क्वेश्चन एक्चुअली हमें विजिबल है, हमें समझ में आता है कि डू। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म थी कि जिंट एक्स बराबर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के। तो अब हमें अपना रूट समझ में आता है। हम क्या करते हैं, हम सिंपली जिंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा जिंट एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस जिंट एक्स। वो सिंपली क्या बनेगा, सिंपली नोटिस करो वो ये बन जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद तो ये बनेगा और पीछे कैसा बनेगा, ये वाला। यहाँ पे नीचे जिंट एक्स ने ऐसा हो जाना था। तो अब इस केस में नोटिस करो कि क्या ये ग्राफ्स कभी मिल रहे हैं। तो हमें दिखता है कि बस एक ही पॉइंट है जहाँ पे कि मिल रहे हैं। कोई इंटीजर किसी फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर हो वो केवल तभी हो पा रहा है जब जो एक्स है वो 0। तो ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस प्रैक्टिस के लिए ऐसे डाला हुआ था। चलो अब इसमें हमें क्या गिवन है, ये कॉस एक्स नहीं है, ये कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है। को किसी ने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ये भी सब देखो धीरे धीरे ना ग्रोथ होती जाएगी। कॉस ए एक्स प्लस बी ये बराबर हो 2x के। तो उसने हमें कहा कि a अगर 0 से 3 के बीच में और b अगर 0 से 3 के बीच में हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करते, कैसे देखते। तो अगर मान लो मैं इस 2x को मान लो ले आऊँ इस तरफ और इस 4 को ब्रेक कर लूँ, सिंपली 4 को मैं ब्रेक कर लूँ, यहाँ सिंपल नोटिस करो तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर लो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, बराबर है 0 के। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये बराबर है माइनस 3 कॉस ए एक्स प्लस बी के। अब ये जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, हमें समझ में आता है कि ये जो बना इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनी, 3। ये हमेशा 3 से ज़्यादा होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनी, 3। तो ये जो बनेगा ये हमेशा 3 से ज़्यादा होगा। और ये 3 एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। अब जो 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग है, कॉस जो है वो हमेशा ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन -1 to 1। तो अगर उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो उसका जवाब बनेगा वो हमेशा वैरी करेगा -3 से 3। ये कहता है, राइट हैंड साइड कहता है कि -3 से 3 में वैरी करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि मैं 3 से बढ़ाऊंगा। तो कहीं कोई जगह है जहाँ पे कि दोनों मिल पाएँ, दोनों बोलें कि चल भाई तू ये कर रहा है मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ मिल लेते हैं। तो हमें समझ में आता है कि वो एक ही जगह है कि जिस पॉइंट पे x 1 है उस पॉइंट पे ये कहता है मैं 3 होऊंगा, ये कहता है कि चलो मैं भी 3 हो जाऊंगा। कब, जब x 1 है। तो x के 1 होने पे ये कितना बना, 3। इसमें x को 1 डालो, ये बन गया -3 कॉस ए प्लस बी। इसको 3 बनना चाहिए, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी को आना चाहिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी को आना चाहिए -1। इसका मतलब a प्लस बी को होना चाहिए पाई। ए प्लस बी को कितना होना चाहिए, पाई। ए प्लस बी पाई भी हो सकता है, ए प्लस बी एक्चुअली 3 पाई भी हो सकता है वैसे तो।
देखो कॉस ऑफ 3 पाई भी जो होता है वो भी -1 ही होता है, तो क्या 3 पाई बन सकता है इस केस में सिचुएशन? वो चेक कर लो। 3 पाई बन पाने के लिए 3 पाई A3 मैक्सिमम B3 मैक्सिमम तो मिला के कितना बना 6, तो 6 जो है वो 2 पाई से कम है, तो 3 पाई नहीं बन सकता। इसलिए इसका जो आंसर बनता है वो इस केस में केवल एक बना पाई। पर अगर इस क्वेश्चन में वो ए और बी की रेंज बढ़ा देते तो आंसर्स कई सारे और हो सकते थे, इसमें नहीं बना। अब देखो ये जो, अब इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। y बराबर है x-1 x-2 x-3। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि मैं y डैश निकालूं, पर 99% केसेस में हमें क्लैरिटी है कि वो हमें ये ग्राफ नहीं देंगे बनाने को। ये बात हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि वो हमें ग्राफ तो बोलेंगे नहीं बनाने को, वो हमें इस ग्राफ को यूज करते हुए कुछ करने को कहेंगे। तो मैं इस ग्राफ का ना रफ सा एस्टिमेट बना लेता हूं। देखो कैसे, ये नोटिस करो, मैंने क्लास में भी ये बात बोली है। देखो जब x3 है, x2 है, x1 है, जब x3 से बड़ा है तो ये सारे टर्म कैसी होगी? पॉजिटिव। 3 पे कैसी होगी? 0। 2 और 3 के बीच में अगर हम लोग साइन कन्वेंशन बना लें, देखो मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा, मैंने y डैश नहीं निकाला। 2 और 3 के बीच में हमें क्लैरिटी है कि ये टर्म नेगेटिव होती, 2 पे 0 होगी, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 2 पे 0, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव, और उसके बाद फिर से नेगेटिव। इसका 0 पे आंसर निकाल लो। 0 पे इसका आंसर कितना बना? -6। इसका आंसर 0 पे कितना बन रहा है? -6। तो इसका जो ग्राफ बनता वो सिंपली कुछ ऐसे का हो जाता। अब वो हमसे इस पे कुछ भी और पूछते तो हम इस ग्राफ को देख के बना लेते। देखो अब इस ग्राफ में यहाँ पे इसका ये पॉइंट नहीं आया कि किस पॉइंट पे ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट भी नहीं आया किस पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। मुझे ये एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिला, पर मुझे उसको निकालने के लिए इमोशनल नहीं होना, यही मेन स्किल है। यही मुझे ये नहीं निकालना, ये मैं तब निकालूंगा अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं होती। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ग्राफ बनाने के चक्कर में बहुत फंसी हो जाते हैं और सारा टाइम बर्बाद कर लेते हैं, क्वेश्चन तक पहुंचते नहीं। उसमें ग्राफ की बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें समझ में आ जाए कि पैटर्न ये। तो इस केस में देखो नोटिस करो, मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला। मैं निकालना नहीं जानता हूँ, पर क्या मुझे निकालने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। देखो अब ये क्वेश्चन भी इसी तरह का, और ये उससे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग था। हम लोग अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करते तो इसका y डैश निकालते, मत निकालो। नोटिस करो, एक पॉइंट x = 1, एक पॉइंट x = 2। 2 के आगे ये टर्म पॉजिटिव होगी, 1 और 2 के बीच में टर्म ये नेगेटिव होगी, और 1 पे क्या है इसका स्क्वायर, तो 1 पे इसका इस फंक्शन का साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो 1 से पहले नेगेटिव, 1 के बाद भी नेगेटिव। ये इसका ग्राफ है। ये मैंने सिंपली इसके ग्राफ का ही पैटर्न बना दिया। ये रहा इसका ग्राफ, ये जो ब्लू में बना हुआ, ये वाला इसका ग्राफ बन गया कंप्लीटली। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो y डैश निकाल के जैसे इस पॉइंट को निकाल लेते हैं एंड अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो उसके में नीड नहीं होती। अब इस क्वेश्चन में लेट्स से मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन कैसे का आता है? x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू लेट्स से x-2 इक्वल टू लेट्स से मैंने आपको बोल दिया पाई, और मैंने पूछ लिया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो। देखो मैं क्वेश्चन बनाता जा रहा हूँ साथ साथ। तो जो आम बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज होगा, घबराएगा ये क्या। अब आपके जैसा कोई चालाक बच्चा होगा, वो कहेगा इसका ग्राफ बना लो। उसने ऐसे ही फटाफट रफ में बना लिया कि ये ग्राफ होगा। तो उसको समझ में आता है कि देखो भाई सिंपल सी बात, पाई जो है ये कहीं यहाँ पे कहीं 0 होगा, 0 पे इसका आंसर निकाल लो कितना आ रहा है। 0 पे इसका आंसर आ रहा है -2, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इसकी हाइट होगी पाई, तो पाई पे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं? 1। तो ये पाई कितने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके? इक्वल टू पाई पे 1 सॉल्यूशन। ऐसे ये पॉइंट मुझे तब निकालने की ज़रूरत पड़ती अगर वो कुछ और नीचे इस मतलब नेगेटिव रेंज में भी कुछ पूछ लेते तो। अदरवाइज मुझे डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत कम से कम इस पार्ट को सॉल्व करने में तो नहीं पड़ी। तो ये जो समझ है ना,
ये बड़े काम की है, इसको समझते जाना साथ साथ। ये बेकार है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए ये डेरिवेटिव निकाल गई था, इसलिए ये तो बेकार सा है। 6x माइनस कितना हो गया 6x स्क्वायर, वाई डैश निकाला मैंने, आ गया 6x कॉमन 1 माइनस एक्स। तो ये अब हमें विजिबल है कि ये 0 से लेके 1 तक ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा, 0 से 1 तक ये इंक्रीज करेगा, उसके अलावा ये डिक्रीज करेगा। तो 0 पे इसका आंसर कितना है 0, 1 पे इसका आंसर निकाल लो, वो कितना आ रहा है 1। 0 से 1 तक ये इंक्रीज करेगा, उसके अलावा डिक्रीज करेगा, और माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर ये ऐसा। तो ये इसका ग्राफ है। इस पर अब जो कुछ भी वो पूछें वो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जो मर्जी क्वेश्चन वो पूछ लें। कोई पूछ ले 3x स्क्वायर, देखो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करना। अब देखो मैं 1 सेकंड में क्वेश्चन बना दूंगा, इक्वल टू 1/e, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो। तो अभी इसमें दिखता है कि इसकी जो इस पॉइंट पे जो हाइट है वो 1 है, तो 1/e यहाँ कहीं होगा, 1 से छोटा होता है ना 1/e। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बने, ये कितनी बार 1/e होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हो 3। तो जब एक बार हमारा ग्राफ्स के साथ हमें समझ में आ जाए ना कि वो हमारी सोल है, हमने हर एक को अपनी सोल निकाल के नहीं दिखानी होती, तो हमारी अकल बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अब ये सब मज़े वाले ग्राफ हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन किसी ने दिया, मॉडुलस ऑफ x + 3x + 1। तो देखो मैंने क्लास में सिखाया भी है, और मैं इसी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्या है मेरी अंडरस्टैंडिंग भाई, मेरा दिमाग कहता है कि सिंपल सी बात, मॉडुलस ऑफ x + 3 मुझे तंग कर रहा है, तो एक केस बना लो कि x + 3 पॉजिटिव है। कब होगा x + 3 पॉजिटिव, जब x - 3 से बड़ा होगा। तो जब x - 3 से बड़ा होगा तो उतने हिस्से के लिए ग्राफ बना लो, यहाँ कहीं -3। तो जब x - 3 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन बना हुआ है x + 3 × x + 1, -3 से बड़े के लिए। तो x + 3 x + 1 तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है, जो कि -3 और -1 पे कट करेगा, और ऐसा पैराबोला होता है। पर देखो ये पैराबोला हमने पूरा नहीं बनाना, -3 से पहले का नहीं बनाना, और जब x <= -3 है तो ये बन जाता माइनस ऑफ x + 3 × x + 1। तो वो यही पैराबोला बनता, पर ऊपर से नीचे। पर ऊपर से नीचे जब बनाओगे तो अब ये ऊपर से नीचे एक्चुअली तो ये पूरा पैराबोला ये पैराबोला बनता, पर हमें पूरा तो चाहिए नहीं, हमें तो केवल ये उतने हिस्से में रखना है जब x - 3 से कम है। तो हमें समझ में आता है कि जो हमारा कंप्लीट ग्राफ बनता वो ये बनता, -3 से पहले ये और उसके बाद ये। तो हमारा जो एक्चुअली जो ग्राफ बनता वो ये बन जाता, ये -3, ये -1, -3 तक ये, फिर नीचे, फिर -1 के आगे। अब देखो इस पर कितने मर्जी वो क्वेश्चन बनवा लें, तो हमें ये सेंस समझ में आना चाहिए कि इसको देखते कैसे हैं। ये है सारी कहानी। और देखो कितनी तेज़ बन गया, डिफ्रेंशिएट करा मैंने नहीं, तो इसलिए हर जगह dy/dx का पिटारा नहीं खोल लेते। मतलब वी डोंट हैव टू स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग जस्ट लाइक दैट कि बस हमें आता है डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो हर एक जगह अगर हमें तलवार अगर कोई पकड़ा दे तो हमने हर एक की गर्दन ही काट देनी होती। तो एग्जैक्टली इसमें ग्राफ्स का रोल हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से प्ले करना। ये बेकार है क्वेश्चन वैसे, वाई डैश निकाल लो, इसका और कोई तरीका नहीं था। यहाँ गया dn डैश माइनस nd डैश x + 1 × 2x होल डिवाइड बाई d का स्क्वायर। ये कितना बन जाता है x² + 3 - 2x², तो आ गया -x² -2x + 3 अपॉन, चलो नीचे तो पॉजिटिव ही है, तो आ गया x² + 2x - 3 विद अ माइनस साइन अपॉन पॉजिटिव। वो आ गया माइनस ऑफ, ये अब फैक्टराइज हो रहा है ना, इसको लिख लो 3x - x। ये आ गया x + 3 और इंटू x - 1 अपॉन पॉजिटिव। ये है f'(x). तो अब x + 3 × x - 1 हमें क्लियरिटी है कि -3 से लेके 1 तक ये नेगेटिव होता, पर बाहर माइनस साइन है तो -3 से 1 तक ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये -3 से 1 तक इंक्रीज करेगा। देखो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल। इसकी रेंज कैसी बनेगी वो हम निकाल के देख लेते हैं।
-3 से 1 तक ये इंक्रीज करेगा, उसके अलावा डिक्रीज करेगा, और बड़े काम की बात है समझना। तो अब मैं इसका आंसर निकाल लेता -3 के ऊपर। इसका आंसर -3 पे निकाला। कैसे निकालेंगे, इसमें -3 मैंने डाल दिया, वो आ गया -3 + 1 विच इज़ -2 अपॉन 9 + 3 12। तो -2 अपॉन 12 कितना हो गया, -1/6। ये -3, इस पे इसका आंसर कोई नेगेटिव आ रहा। इसका 0 पे आंसर निकाला, वो कितना आ रहा है 1/3, चलो आता है। और इसका 1 पे आंसर निकाला, वो आ गया 2 अपॉन 4 विच इज़ 1/2। तो -3 से 1 तक ये इंक्रीजिंग है, उसके अलावा डिक्रीजिंग है। अब देखो जब ये डिक्रीजिंग है ना, तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसको डिक्रीज करते करते वो इस ग्राफ को गलती से ऐसा बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ता कि डिक्रीज होते होते अब ये कहाँ जा रहा है। डिक्रीज होते होते जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो इसकी मैं इन्फिनिटी पे लिमिट निकालता। x + 1 अपॉन x² + 3 में अगर लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी निकालो, तो मैं देखता है कि ऊपर छोटी इन्फिनिटी, नीचे बड़ी इन्फिनिटी, तो इसका आंसर 0 आ जाता। तो इसका ग्राफ जो आगे वाला बनता वो ये नहीं बनता, वो ये बनता, और ऐसे ही पीछे जो बनता वो ये बनता। मतलब इसकी जो ग्राफ की लिमिट आती वो ये बनती। तो इसका एक्चुअली कंप्लीट ग्राफ फिर क्या आ गया, ये -3, ये 1, ये इंक्रीजिंग, और फिर आगे ये ऐसा, और पीछे ये ऐसा। ये बड़े काम की बात है। देखो अब तक हम लोग को लगता था कि ये नीचे डिक्रीज कर रहा है तो -∞ हो जाएगा, नहीं, इसकी हमने जब लिमिट निकाली तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ आएगा। तो सिंपल था, हमने डिस्कस करा हुआ, पर चलो ये अब बिल्कुल वही सिंपल सा कंसेप्ट था। और देखो इसको हम लोग डील कैसे करते, पहले x² - 2x - 3 बना लेते। ये कैसा बन गया, ये आ गया x² - 3x + x - 3, आ गया x - 3 × x + 1। इसका ग्राफ कैसा बनता, -1 3। x को 0 डाला तो आंसर कितना आ रहा है, इसको 0 डाले जाने पे -3। तो अब ये बनाने के बाद mod x² - 2 टाइम्स mod x - 3 का ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं। f ऑफ mod x वो हमारे घर की बात है, वो ऐसा बन जाएगा। सिंपली नेगेटिव वाले पार्ट को छोड़ दो और इसको इधर ले आओ। अब इस पूरे का मॉड कैसे लोगे, 1 सेकंड में नीचे वाले पोर्शन को पॉजिटिव कर दो, तो कंप्लीट ग्राफ क्या बन जाता, सिंपली इधर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और ये पॉइंट क्या आते हैं, ये 0 और ये 3 और ये -3, और बीच में ये पॉइंट कहाँ पे आया, ये आता -1 और 3 का मिड पॉइंट। कितना बना इसका वर्टेक्स, वो बन रहा है 1। तो ये जो पॉइंट है वो 1 है, और इधर ये पॉइंट कितना है, -1। तो अब इसमें इसकी हाइट 1 पे निकाल सकते हैं ना। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी बनी, 1 - 2 - 3 -4, तो ऊपर आके 4। अब समझ में आता है कि देखो इस पे कितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, उसके बाद इस ग्राफ के पता होने के बाद वो इस पे कुछ मर्जी हमसे बनवा लें, पर लेकिन हमें हमारा बस बहुत तेज़ हाथ चलना चाहिए इसको बना सकने में। और ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही सोचना है, तभी हमारा इसका सेंस बनता है बिल्कुल परफेक्शन में। अभी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरह का है, कोई स्पेशल कहानी नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म थी कि जिंट एक्स बराबर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के। तो अब हमें अपना रूट समझ में आता है, हम क्या करते हैं, हम सिंपली जिंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा जिंट एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस जिंट एक्स। वो सिंपली क्या बनेगा, सिंपली नोटिस करो, वो ये बन जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, इसके बाद तो ये बनेगा, और पीछे कैसा बनेगा, ये वाला। यहाँ पे नीचे जिंटेक्स ने ऐसा हो जाना था। तो अब इस केस में नोटिस करो कि क्या ये ग्राफ्स कभी मिल रहे हैं, तो हमें दिखता है कि बस एक ही पॉइंट है जहाँ पे कि मिल रहे हैं। कोई इंटीजर किसी फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर हो, वो केवल तभी हो पा रहा है जब जो एक्स है वो 0। तो ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था,
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही डाला हुआ था। चलो अब इसमें हमें क्या गिवन है, ये कॉस एक्स नहीं है, ये कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी है। को किसी ने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब देखो ये भी सब देखो धीरे धीरे ना ग्रोथ होती जाएगी। कॉस ए एक्स प्लस बी ये बराबर हो 2x के। तो उसने हमें कहा कि a अगर 0 से 3 के बीच में और b अगर 0 से 3 के बीच में हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करते, कैसे देखते। तो अगर मान लो मैं इस 2x को मान लो ले आऊँ इस तरफ और इस 4 को ब्रेक कर लूँ, सिंपली 4 को मैं ब्रेक कर लूँ, यहाँ सिंपल नोटिस करो तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर लो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, बराबर है 0 के। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये बराबर है माइनस 3 कॉस ए एक्स प्लस बी के। अब ये जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, हमें समझ में आता है कि ये जो बना इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनी 3, ये हमेशा 3 से ज़्यादा होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनी 3, तो ये जो बनेगा ये हमेशा 3 से ज़्यादा होगा। और ये 3 एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। अब जो 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग है, कॉस जो है वो हमेशा ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन -1 to 1। तो अगर उसको -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो उसका जवाब बनेगा वो हमेशा वैरी करेगा -3 से 3। ये कहता है, राइट हैंड साइड कहता है कि -3 से 3 मैं वैरी करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि मैं 3 से बढ़ाऊंगा। तो कहीं कोई जगह है जहां पे कि दोनों मिल पाए, दोनों बोले कि चल भाई तू ये कर रहा है मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ मिल लेते हैं। तो हमें समझ में आता है कि वो एक ही जगह है कि जिस पॉइंट पे x 1 है उस पॉइंट पे ये कहता है मैं 3 होऊंगा, ये कहता है कि चलो मैं भी 3 हो जाऊंगा। कब, जब x 1 है। तो x के 1 होने पे ये कितना बना 3, इसमें x को 1 डालो, ये बन गया -3 कॉस ए प्लस बी। इसको 3 बनना चाहिए, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी को आना चाहिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी को आना चाहिए -1। इसका मतलब ए प्लस बी को होना चाहिए पाई। ए प्लस बी को कितना होना चाहिए पाई। ए प्लस बी पाई भी हो सकता है, ए प्लस बी एक्चुअली 3 पाई भी हो सकता है। वैसे तो देखो कॉस ऑफ 3 पाई भी जो होता है वो भी -1 ही होता है। तो क्या 3 पाई बन सकता है इस केस में, सिचुएशन वो चेक कर लो। 3 पाई बन पाने के लिए 3 पाई A3 मैक्सिमम B3 मैक्सिमम तो मिला के कितना बना 6। तो 6 जो है वो 2 पाई से कम है, तो 3 पाई नहीं बन सकता। इसलिए इसका जो आंसर बनता है वो इस केस में केवल एक बना पाई। पर अगर इस क्वेश्चन में वो A और B की रेंज बढ़ा देते तो आंसर्स कई सारे और हो सकते थे, इसमें नहीं बना। अब देखो ये जो, अब इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि मैं y डैश निकालूं, पर 99% केसेस में हमें क्लैरिटी है कि वो हमें ये ग्राफ नहीं देंगे बनाने को। ये बात हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि वो हमें ग्राफ तो बोलेंगे नहीं बनाने को, वो हमें इस ग्राफ को यूज करते हुए कुछ करने को कहेंगे। तो मैं इस ग्राफ का ना रफ सा एस्टिमेट बना लेता हूं। देखो कैसे, ये नोटिस करो मैंने क्लास में भी ये बात बोली है। देखो जब x3 है, x2 है, x1 है, जब x3 से बड़ा है तो ये सारे टर्म कैसी होगी पॉजिटिव, 3 पे कैसी होगी 0। 2 और 3 के बीच में अगर हम लोग साइन कन्वेंशन बना लें, देखो मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा, मैंने y डैश नहीं निकाला। 2 और 3 के बीच में हमें क्लैरिटी है कि ये टर्म नेगेटिव होती, 2 पे 0 होगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 2 पे 0, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव, और उसके बाद फिर से नेगेटिव। इसका 0 पे आंसर निकाल लो। 0 पे इसका आंसर कितना बना -6। इसका आंसर 0 पे कितना बन रहा है -6। तो इसका जो ग्राफ बनता वो सिंपली कुछ ऐसे का हो जाता। अब वो हमसे इस पे कुछ भी और पूछते तो हम इस ग्राफ को देख के बना लेते। देखो अब इस ग्राफ में यहाँ पे इसका ये पॉइंट नहीं आया कि किस पॉइंट पे ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट भी नहीं आया किस पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। मुझे ये एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिला, पर मुझे उसको निकालने के लिए
इमोशनल नहीं होना, यही मेन स्किल है। यही मुझे ये नहीं निकालना, ये मैं तब निकालूंगा अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं होती। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ग्राफ बनाने के चक्कर में बहुत फंसी हो जाते हैं और सारा टाइम बर्बाद कर लेते हैं, क्वेश्चन तक पहुंचते नहीं। उसमें ग्राफ की बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें समझ में आ जाए कि पैटर्न ये है। तो इस केस में देखो, नोटिस करो, मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला। मैं निकालना नहीं जानता, जानता हूँ, पर क्या मुझे निकालने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। देखो अब ये क्वेश्चन भी इसी तरह का, और ये उससे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग था। हम लोग अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करते तो इसका वाई डैश निकालते, मत निकालो। नोटिस करो, एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 के आगे ये टर्म पॉजिटिव होगी, 1 और 2 के बीच में टर्म ये नेगेटिव होगी, और 1 पे क्या है इसका स्क्वायर, तो 1 पे इसका इस फंक्शन का साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो 1 से पहले नेगेटिव, 1 के बाद भी नेगेटिव, ये इसका ग्राफ है। ये मैंने सिंपली इसके ग्राफ का ही पैटर्न बना दिया। ये रहा इसका ग्राफ, ये जो ब्लू में बना हुआ, ये वाला इसका ग्राफ बन गया कंप्लीटली। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो वाई डैश निकाल के जैसे इस पॉइंट को निकाल लेते हैं एंड अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो उसके में नीड नहीं होती। अब इस क्वेश्चन में लेट्स से मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन देता, क्वेश्चन कैसे का आता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू लेट्स से एक्स माइनस 2 इक्वल टू लेट्स से मैंने आपको बोल दिया पाई, और मैंने पूछ लिया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो। देखो मैं क्वेश्चन बनाता जा रहा हूं साथ साथ, तो जो आम बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज होगा, घबराएगा ये क्या। अब आपके जैसा कोई चालाक बच्चा होगा, वो कहेगा इसका ग्राफ बना लो। उसने ऐसे ही फटाफट रफ में बना लिया कि ये ग्राफ होगा, तो उसको समझ में आता है कि देखो भाई सिंपल सी बात, पाई जो है ये कहीं यहाँ पे कहीं 0 होगा, 0 पे इसका आंसर निकाल लो, कितना आ रहा है, 0 पे इसका आंसर आ रहा है -2। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं इसकी हाइट होगी पाई, तो पाई पे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, 1। तो ये पाई कितने पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके, इक्वल टू पाई पे 1 सॉल्यूशन। ऐसे ये पॉइंट मुझे तब निकालने की जरूरत पड़ती अगर वो कुछ और नीचे इस मतलब नेगेटिव रेंज में भी कुछ पूछ लेते तो, अदरवाइज मुझे डेरिवेटिव निकालने की जरूरत कम से कम इस पार्ट को सॉल्व करने में तो नहीं पड़ी। तो ये जो समझ है ना, ये बड़े काम की है, इसको समझते जाना साथ साथ। ये बेकार है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए ये डेरिवेटिव निकाल गई था, इसलिए ये तो बेकार सा है। 6x माइनस कितना हो गया, 6x स्क्वायर, वाई डैश निकाला मैंने, हो गया 6x कॉमन 1 माइनस एक्स। तो ये अब हमें विजिबल है कि ये 0 से लेके 1 तक ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा, 0 से 1 तक ये इंक्रीज करेगा, उसके अलावा ये डिक्रीज करेगा। तो 0 पे इसका आंसर कितना है, 0। 1 पे इसका आंसर निकाल लो, वो कितना आ रहा है, 1। 0 से 1 तक ये इंक्रीज करेगा, उसके अलावा डिक्रीज करेगा, और माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर ये ऐसा। तो ये इसका ग्राफ है। इस पर अब जो कुछ भी वो पूछें वो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जो मर्जी क्वेश्चन वो पूछ लें। कोई पूछ ले 3x स्क्वायर, देखो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करना है। देखो अब देखो मैं 1 सेकंड में क्वेश्चन बना दूंगा, इक्वल टू 1/e, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो। तो अभी इसमें दिखता है कि इसकी जो इस पॉइंट पे जो हाइट है वो 1 है, तो 1/e यहाँ कहीं होगा, 1 से छोटा होता है ना 1/e। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बने, ये कितनी बार 1/e होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हो 3। तो जब एक बार हमारा ग्राफ्स के साथ हमें समझ में आ जाए ना कि वो हमारी सोल है, हमने हर एक को अपनी सोल निकाल के नहीं दिखानी होती, तो हमारी अकल बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अब ये सब मज़े वाले ग्राफ हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन किसी ने दिया, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 x प्लस 1, तो देखो मैंने क्लास में सिखाया भी है, और मैं इसी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्या है मेरी अंडरस्टैंडिंग भाई, मेरा दिमाग कहता है कि सिंपल सी बात, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 मुझे तंग कर रहा है, तो एक केस बना लो कि x प्लस 3 पॉजिटिव है। कब होगा x प्लस 3 पॉजिटिव, जब x माइनस 3 से बड़ा होगा। तो जब x माइनस 3 से बड़ा होगा तो उतने हिस्से के लिए ग्राफ बना लो, यहाँ कहीं -3। तो जब x माइनस 3 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन बना हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, -3 से बड़े के लिए। तो x प्लस 3 x प्लस 1 तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है।
जो कि -3 और -1 पे कट करेगा, और ऐसा पैराबोला होता है। पर देखो ये पैराबोला हमने पूरा नहीं बनाना, -3 से पहले का नहीं बनाना, और जब x लेस देन इक्वल टू -3 है तो ये बन जाता माइनस ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो वो यही पैराबोला बनता, पर ऊपर से नीचे। पर ऊपर से नीचे जब बनाओगे तो अब ये ऊपर से नीचे एक्चुअली तो ये पूरा पैराबोला ये पैराबोला बनता, पर हमें पूरा तो चाहिए नहीं, हमें तो केवल ये उतने हिस्से में रखना है जब x -3 से कम है। तो हमें समझ में आता है कि जो हमारा कंप्लीट ग्राफ बनता वो ये बनता, -3 से पहले ये और उसके बाद ये। तो हमारा जो एक्चुअली जो ग्राफ बनता वो ये बन जाता, ये -3 ये -1, -3 तक ये, फिर नीचे, फिर -1 के आगे। अब देखो इस पर कितने मर्जी वो क्वेश्चन बनवा लें, तो हमें ये सेंस समझ में आना चाहिए कि इसको देखते कैसे। ये है सारी कहानी। और देखो कितनी तेज़ बन गया, डिफ्रेंशिएट करा मैंने नहीं, तो इसलिए हर जगह dy/dx का पिटारा नहीं खोल लेते। मतलब वी डोंट हैव टू स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग जस्ट लाइक दैट कि बस हमें आता है डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो हर एक जगह अगर हमें तलवार अगर कोई पकड़ा दे तो हमने हर एक की गर्दन ही काट देनी होती। तो एग्जैक्टली इसमें ग्राफ्स का रोल हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से प्ले करना। ये बेकार है क्वेश्चन वैसे, वाई डैश निकाल लो, इसका और कोई तरीका नहीं था। यहाँ गया dn डैश माइनस nd डैश x प्लस 1 इंटू 2x होल डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। ये कितना बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर, तो आ गया -x² -2x प्लस 3 अपॉन, चलो नीचे तो पॉजिटिव ही है, तो आ गया x² प्लस 2x माइनस 3 विद अ माइनस साइन अपॉन पॉजिटिव। वो आ गया माइनस ऑफ, ये अब फैक्टराइज हो रहा है ना, इसको लिख लो 3x माइनस x। ये आ गया x प्लस 3 और इंटू x माइनस 1 अपॉन पॉजिटिव। ये है f डैश x। तो अब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 हमें क्लियरिटी है कि -3 से लेके 1 तक ये नेगेटिव होता, पर बाहर माइनस साइन है तो -3 से 1 तक ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये -3 से 1 तक इंक्रीज करेगा। देखो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल। इसकी रेंज कैसी बनेगी वो हम निकाल के देख लेते हैं। -3 से 1 तक ये इंक्रीज करेगा, उसके अलावा डिक्रीज करेगा, और बड़े काम की बात है समझना। तो अब मैं इसका आंसर निकाल लेता -3 के ऊपर। इसका आंसर -3 पे निकाला, कैसे निकालेंगे, इसमें -3 मैंने डाल दिया, वो आ गया -3 प्लस 1 विच इज़ -2 अपॉन 9 प्लस 3 12, तो -2 अपॉन 12 कितना हो गया, -1/6। ये -3, इस पर इसका आंसर कोई नेगेटिव आ रहा। इसका 0 पे आंसर निकाला, वो कितना आ रहा है 1/3, चलो आता रहे। और इसका 1 पे आंसर निकाला, वो आ गया 2 अपॉन 4 विच इज़ 1/2। तो -3 से 1 तक ये इंक्रीजिंग है, उसके अलावा डिक्रीजिंग है। अब देखो जब ये डिक्रीजिंग है ना, तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसको डिक्रीज करते करते वो इस ग्राफ को गलती से ऐसा बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ता कि डिक्रीज होते होते अब ये कहाँ जा रहा है। डिक्रीज होते होते जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो इसकी मैं इन्फिनिटी पे लिमिट निकालता। x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 में अगर लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी निकालो तो मैं देखता है कि ऊपर छोटी इन्फिनिटी नीचे बड़ी इन्फिनिटी, तो इसका आंसर 0 आ जाता। तो इसका ग्राफ जो आगे वाला बनता वो ये नहीं बनता, वो ये बनता, और ऐसे ही पीछे जो बनता वो ये बनता। मतलब इसकी जो ग्राफ की लिमिट आती वो ये बनती। तो इसका एक्चुअली कंप्लीट ग्राफ फिर क्या आ गया, ये -3, ये 1, ये इंक्रीजिंग, और फिर आगे ये ऐसा, और पीछे ये ऐसा। ये बड़े काम की बात है। देखो अब तक हम लोग को लगता था कि ये नीचे डिक्रीज कर रहा है तो -इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं, इसकी हमने जब लिमिट निकाली तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ आएगा। तो सिंपल था, हमने डिस्कस करा हुआ, पर चलो ये अब बिल्कुल वही सिंपल सा कंसेप्ट था। और देखो इसको हम लोग डील कैसे करते, पहले x² माइनस 2x माइनस 3 बना लेते। ये कैसा बन गया, ये आ गया x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1।
इसका ग्राफ कैसा बनता? -1 3, x को 0 डाला तो आंसर कितना आ रहा है? इसको 0 डाले जाने पे -3। तो अब ये बनाने के बाद mod x स्क्वायर -2 टाइम्स mod x -3 का ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं। f ऑफ mod x वो हमारे घर की बात है, वो ऐसा बन जाएगा। सिंपली नेगेटिव वाले पार्ट को छोड़ दो और इसको इधर ले आओ। अब इस पूरे का मॉड कैसे लोगे? एक सेकंड में नीचे वाले पोर्शन को पॉजिटिव कर दो तो कंप्लीट ग्राफ क्या बन जाता? सिंपली इधर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और ये पॉइंट क्या आते हैं? ये 0 और ये 3 और ये -3, और बीच में ये पॉइंट कहाँ पे आया? ये आता -1 और 3 का मिड पॉइंट। कितना बना इसका वर्टेक्स? वो बन रहा है 1, तो ये जो पॉइंट है वो 1 है, और इधर ये पॉइंट कितना है? -1। तो अब इसमें इसकी हाइट 1 पे निकाल सकते थे ना। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी बनी? 1 -2 -3 -4, तो ऊपर आके 4। अब समझ में आता है कि देखो इस पे कितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, उसके बाद इस ग्राफ के पता होने के बाद वो इस पे कुछ मर्जी हमसे बनवा लें, पर लेकिन हमें हमारा बस बहुत तेज हाथ चलना चाहिए इसको बना सकने में। और ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही सोचना है, तभी हमारा इसका सेंस बनता है बिल्कुल परफेक्शन में। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरह का है, कोई स्पेशल कहानी नहीं है। अब देखो इसका सेंस भी सेम तरह का था। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, देखो y = e⁻x हमें आता है। देखो ये होता है e⁻x का ग्राफ। इसको अगर हाफ नीचे करो तो क्या होगा? इसको अगर हाफ नीचे करो तो 0 पे इसकी हाइट कितनी है? 1। तो इस ग्राफ को अगर हाफ नीचे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ कट करेगा और फिर ये ऐसा हो जाएगा। ये लाइन कौन सी? y = -½ की लाइन हो जाएगी। तो अब जब ये मैंने ड्रॉ करा e⁻x -½ तो जब e⁻mod x -½ बनाना है तो एक तरीके से f ऑफ mod x बनाना है। तो क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, इसके नेगेटिव वाले पार्ट में यही ग्राफ बना देंगे। अब इस पूरे का जब मॉड लेना है तो हम क्या करेंगे? जो नेगेटिव वाला ये हट जाएगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हटा देंगे और पॉजिटिव वाले पार्ट को, नेगेटिव वाले पार्ट को हम लोग सिंपली पॉजिटिव में ले जाएंगे। इसमें लाइन कौन सी है? y = ½ इसको ये केवल एक बार मीट कर रहा है यहाँ पे ये मीट नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ बनता इसका कंप्लीटली। तो इसको देखने का तरीका जब एक बार फ्लो बन जाए ना, इसका यूज़ कैसे है, वो क्या पूछ लेंगे, वो सब हमें सेंस समझ में आता है। ये भी सेम तरह का था, mod y = x -1 x -2। इसमें याद है हमने क्या सीखा था कि इस क्वेश्चन में हमारा सेंस कैसे वर्क करेगा कि x -1 x -2 का ग्राफ याद करो, ये 1 ये 2। अब mod y जो होता है वो तो होगा पॉजिटिव, तो ये ग्राफ केवल तभी बनेगा जब ये इसका जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। और कैसा बनेगा? 2 के आगे ये बनाया, 1 से पहले ये बनाया, और mod y है तो क्लियरिटी है कि वही नीचे बन जाएगा साथ में। ये बनता है इसका कंप्लीट ग्राफ। ये भी बहुत सिंपल था, पर चलो प्रैक्टिस है। तो y = ln of sin x, ये बेकार है, बहुत ईजी हो, ये सब भी प्रैक्टिस करें। ये sin x का ग्राफ, कोई यहाँ पे ये π/2 पे ये 1 है, तो जब इसका जिंट बनाओगे तो 0 से लेके π/2 तक ये 0 रहेगा। फिर ये π/2, यहाँ पे इसकी हाइट 1 हो जाएगी, फिर ये पाई। अब ये पाई से 2π के बीच में हमें क्लैरिटी है कि ये हमेशा -1 ही रहेगा। उसके बाद पीरियोडिक है, ये सेम ग्राफ आगे रिपीट कर लो। हमने करा हुआ है सब, पर चलो प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर से डाल दिया था। ये बेकार है, सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू जिंट x बना के डालते रहो। इस ग्राफ को हमें क्लैरिटी के इंटरवल्स में ब्रेक कर लोगे
-2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, और यहाँ पे नंबर डालते रहो तो कांस्टेंट आता रहेगा, उसका ग्राफ बनाते रहो। तो ये बेकार था, ये बिल्कुल ही बेकार था। मिन वाला ग्राफ हमें करने की अंडरस्टैंडिंग हमारी है, पर ये काम आ जाता होता। कैसे बनाओगे? एक ही ग्राफ पे मॉड x बना दो, मॉड x -1 बना दो और मॉड x +1 बना दो। तो अब जो मिन वाला ग्राफ बना वो हमें विजिबल है, कौन सा बना? बन गया ये हमारे काम का ग्राफ है। तो बहुत सिंपल पैटर्न है, पर चलो प्रैक्टिस कर करके ही हमारी समझ बस बढ़ती जाती है। और जैसे बस जब मेरी जिस तरीके से स्पीड बनी है ना, आप सबकी बन जाती है। पर बस ये साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस। और अब ये एडवांटेज है कि किसी भी क्लास में अगर ब्लॉक हो तो कोई साथ में बच्चे तो बैठे नहीं हैं कि इसने कर लिया, इसने इसको नहीं समझ में आया, तो ये कंफ्यूज होता है। इसको क्या करना चाहिए कि वो इसी क्लास को दोबारा देखे, जिस क्लास को भी उसमें ब्लॉक होता है, उसके बीच वाले क्वेश्चंस को देखे कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे से नहीं हुआ, सेकंड टाइम होना चाहिए। ये मेरा रूल है। अगर पहली बार में आपसे क्वेश्चन नहीं होता, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बार में कर दो, आई एम हैप्पी। तो चलो, जो ये भी असाइनमेंट करी इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट असाइनमेंट को फिर अलग से देखेंगे। इस पर बहुत असाइनमेंट्स आती रहेंगे, पर साथ साथ वो करते रहना। बहाने ना बनाना कि मेरे स्कूल में एग्जाम आ गया, मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे एलियंस उठा के ले गए, तो उस तरह के एक्सक्यूजेज मत देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, ऑल द बेस्ट। अब देखो, इसका सेंस भी सेम तरह का था। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, देखो y इक्वल टू e की पावर -x हमें आता है। देखो ये होता है e की पावर -x का ग्राफ। इसको अगर हाफ नीचे करो तो क्या होगा? इसको अगर हाफ नीचे करो तो 0 पे इसकी हाइट कितनी है? 1। तो इस ग्राफ को अगर हाफ नीचे कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ कट करेगा और फिर ये ऐसा हो जाएगा। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू -हाफ की लाइन हो जाएगी। तो अब जब ये मैंने ड्रॉ करा e की पावर -x -हाफ, तो जब e की पावर -mod x -हाफ बनाना है तो एक तरीके से f ऑफ mod x बनाना है। तो क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, इसके नेगेटिव वाले पार्ट में यही ग्राफ बना देंगे। अब इस पूरे का जब मॉड लेना है तो हम क्या करेंगे? जो नेगेटिव वाला ये हट जाएगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हटा देंगे और पॉजिटिव वाले पार्ट को, नेगेटिव वाले पार्ट को हम लोग सिंपली पॉजिटिव में ले जाएंगे। इसमें लाइन कौन सी है? y इक्वल टू हाफ। इसको ये केवल एक बार मीट कर रहा है, यहाँ पे ये मीट नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ बनता इसका कंप्लीटली। तो इसको देखने का तरीका, जब एक बार फ्लो बन जाए ना, इसका यूज़ कैसे है, वो क्या पूछ लेंगे, वो सब हमें समझ में आता है। ये भी सेम तरह का था, मॉड y इक्वल टू x -1 x -2। इसमें याद है हमने क्या सीखा था कि इस क्वेश्चन में हमारा सेंस कैसे वर्क करेगा कि x -1 x -2 का ग्राफ याद करो, ये 1 ये 2। अब मॉड y जो होता है वो तो होगा पॉजिटिव, तो ये ग्राफ केवल तभी बनेगा जब ये इसका जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। और कैसा बनेगा? 2 के आगे ये बनाया, 1 से पहले ये बनाया, और मॉड y है तो क्लियरिटी है कि वही नीचे बन जाएगा साथ में। ये बनता है इसका कंप्लीट ग्राफ। ये भी बहुत सिंपल था, पर चलो प्रैक्टिस है। तो y इक्वल टू जिंट ऑफ साइन एक्स, ये बेकार है, बहुत ईजी हो, ये सब भी प्रैक्टिस करें। ये साइन एक्स अगर आप कोई यहाँ पे ये π/2 पे ये 1 है, तो जब इसका जिंट बनाओगे तो 0 से लेके π/2 तक ये 0 रहेगा। फिर ये π/2, यहाँ पे इसकी हाइट 1 हो जाएगी, फिर ये पाई। अब ये पाई से 2 पाई के बीच में हमें क्लैरिटी है कि ये हमेशा -1 ही रहेगा। उसके बाद पीरियोडिक है, ये सेम ग्राफ आगे रिपीट कर लो। हमने करा हुआ है सब, पर चलो प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर से डाल दिया था।
ये बेकार है। सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू जिन टेक्स बना के डालते रहो। इस ग्राफ को हमें क्लैरिटी के इंटरवल्स में ब्रेक कर लोगे, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, और यहाँ पे नंबर डालते रहो तो कांस्टेंट आता रहेगा, उसका ग्राफ बनाते रहो। तो ये बेकार था, ये बिल्कुल ही बेकार था। मिन वाला ग्राफ हमें करने की अंडरस्टैंडिंग हमारी है, पर ये काम आ जाता होता। कैसे बनाओगे? एक ही ग्राफ पे मॉड x बना दो, मॉड x -1 बना दो और मॉड x +1 बना दो। तो अब जो मिन वाला ग्राफ बना वो हमें विजिबल है, कौन सा बना? बन गया ये हमारे काम का ग्राफ है। तो बहुत सिंपल पैटर्न है, पर चलो प्रैक्टिस कर करके ही हमारी समझ बस बढ़ती जाती है। और जैसे बस जब मेरी जिस तरीके से स्पीड बनी है ना, आप सबकी ही बन जाती है। पर बस ये साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस। और अब ये एडवांटेज है कि किसी भी क्लास में अगर ब्लॉक हो तो कोई साथ में बच्चे तो बैठे नहीं हैं कि इसने कर लिया, इसने इसको नहीं समझ में आया, तो ये कंफ्यूज होता है। इसको क्या करना चाहिए कि वो इसी क्लास को दोबारा देखे, जिस क्लास को भी उसमें ब्लॉक होता है, उसके बीच वाले क्वेश्चंस को देखे कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे से नहीं हुआ, सेकंड टाइम होना चाहिए। ये मेरा रूल है। अगर पहली बार में आपसे क्वेश्चन नहीं होता, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बार में कर दो, आई एम हैप्पी। तो चलो, जो ये भी असाइनमेंट करी इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट असाइनमेंट को फिर अलग से देखेंगे। इस पर बहुत असाइनमेंट्स आती रहेंगे, पर साथ साथ वो करते रहना। बहाने ना बनाना कि मेरे स्कूल में एग्ज़ाम आ गया, मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे एलियंस उठा के ले गए। तो उस तरह के एक्सक्यूजेज मत देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, ऑल द बेस्ट।